क्या आपके मन में यह कभी सवाल आता है कि नए पीढ़ी के सपने साकार कैसे होंगे और इन सपनों को साकार करने के लिए कृषि संस्कृति यानी कि एग्रीकल्चर, श्रम प्रतिष्ठा यानी कि मेहनत का महत्व और एकता का सामर्थ्य यानी कि पावर ऑफ यूनिटी, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये समझने के लिए बच्चों आज हम पढ़ते हैं कविता स्वप्न करूं साकार। नमस्कार बच्चों, मैं जीतू सर स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है जीतू सर क्लास। तो बच्चों आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो स्टैंडर्ड 10 की बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, आखिरी कविता जिसका नाम है स्वप्न करूं साकार। और इस कविता के कवि है कवि किशोर पाठक। याद रखना है दोस्तों आप लोगों को, इस कविता के कवि है कवि किशोर पाठक। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस कविता की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना हम लोग देखते हैं। स्वप्न करूं साकार ही कविता कवि किशोर पाठक यानी ले लिया है, मतलब ये कविता कवि किशोर पाठक इन्होंने लिखी है। कविता किसने लिखी है बच्चों? किशोर पाठक, कवि किशोर पाठक, ये याद रखना है आप लोगों को। और बहुत ही सिंपल कविता है ये। या कवितेत कवीने देशाच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न रेखाटले आहे। कवि ने इस कविता में भारत के सुनहरे उज्जवल भविष्य का सपना देखा हुआ है। और यह सपना साकार कैसे होगा बच्चों? तो तीन बातों से, कृषि संस्कृति एग्रीकल्चर, श्रम प्रतिष्ठा मेहनत का महत्व आणि एकजुटीचे सामर्थ्य, एकता की शक्ति, पावर ऑफ यूनिटी। तो तीन मूल्य याद रखनी है आप लोगों को, कृषि संस्कृति, श्रम प्रतिष्ठा, एकजुटीचे सामर्थ्य। इन मूल्यों का या मूल्यांचे महत्व पटवून दिले आहे। तो दो महत्वपूर्ण बातें हो गई यहां तक बच्चों। ये कविता लिखी है कवि किशोर पाठक, इन्होंने कवि किशोर पाठक, ये याद रखना है नाम आप लोगों को। और इस कविता में क्या बताया है? तो भारत के उज्जवल भविष्य का सपना यहां पर प्रस्तुत किया है। और तीन महत्वपूर्ण बातें, कृषि संस्कृति एग्रीकल्चर, श्रम प्रतिष्ठा मेहनत का महत्व और एकजुटीचे सामर्थ्य, पावर ऑफ यूनिटी, एकता की शक्ति, इन मूल्यों का इंपॉर्टेंस इस कविता में बताया है। आगे बढ़ते हैं। देशाच्या मातीवर अमुचारे अधिकार, नव्या पिढीचे नव्या युगाचे स्वप्न करू साकार। अब बच्चों पीढ़ी मतलब क्या? तो पीढ़ी म्हणजे वंश, जनरेशन। पीढ़ी म्हणजे वंश, जनरेशन। युग म्हणजे मोठा कालखंड, एक बहुत बड़ा एरा। और साकार मतलब बच्चों बहुत आसान मीनिंग है इसका, पूर्ण करने, रूप देने, टू कंप्लीट, टू गिव अ शेप। ठीक है, अब क्या बताया है इस दो लाइन में? कवि कहते हैं कि भारत देश का उज्जवल भविष्य जो है उस पर सबका अधिकार है। इस देश की मिट्टी, यहां का कल्चर, यहां के परंपराएं, इन सब का हमें अभिमान है क्योंकि ये परंपराएं हमारी है। और जैसे आप सबको पता होगा कि भारत ये कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान मतलब यहां का कल्चर किसके आसपास घूमता होगा दोस्तों? तो किसान के आसपास घूमता है। किसान यहां का भूमि पुत्र है। इस किसान का इस भारत की मिट्टी पर, इनकी परंपराओं पर सही मायने में अधिकार है। इस काले मिट्टी में मेहनत करके वो अनाज उगाता है, भारत को सुजलाम सुफलाम बनाता है और यही उसका कर्तव्य है। और ये किसान है ना बच्चों, वो दिन रात मेहनत करके यह सपना साकार करते रहता है। और उसी किसान के मेहनत से, कष्टों से निर्माण होता है यह कृषि संस्कृति का। ये कृषि संस्कृति उसी किसान के मेहनत का आउटकम है। या कृषी संस्कृतीमुळे नव्या पिढीचे नव्या युगाचे स्वप्न साकार होत असते। और इसी के वजह से नए जनरेशन के सपने साकार होते हैं। और इसीलिए कवि कहना चाहते हैं कि ये कल्चर, ये संस्कृति, ये परंपरा, इन्हें हमें संभालना चाहिए क्योंकि इन्हीं परंपराओं से नए पीढ़ी के स्वप्न साकार होने वाले हैं। और अपनी इस बात को यह समझाने के लिए कवि आगे की चार लाइंस बताते हैं। फुला मुलांतून हसतो श्रावण, मातीचे हो मंगल तन मन। मंगल म्हणजे पवित्र, शुभ, ऑस्पिशियस। मंगल पवित्र, ऑस्पिशियस। चैतन्य म्हणजे उत्साह, जोश, उमंग।
मोती, मोती तो पता ही होंगे आप लोगों को बच्चों, पर यहां पे मोती इस शब्द का मीनिंग है अन्न धान्य, ये खेत में उगने वाले मोतियों की बात हो रही है। अपरंपार, अमर्यादित, अगणित, एंडलेस, काउंटलेस, जिसको हम गिन ही नहीं सकते, इतनी सारी बातें। फुला मुलान तो नस्तो श्रावण, मतलब क्या? कवि ने भारत देश के उज्जवल भविष्य का सुनहरा सपना हमें दिखाया है। कृषि संस्कृति का महत्व बताते हुए कवि आगे और क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि फुला मुलान तो नहस्तो श्रावण, इस किसान के मेहनत के वजह से इन फूलों से श्रावण खिलखिलाता है। ऐसा इसलिए कहा गया है बच्चों, क्योंकि श्रावण महीने में खेत में फूल आते हैं। अनाज पे, धान पर जब फूल आते हैं तो ये जो फूल है ये कल के आने वाले फल का आगाज होता है ना? जब ये सुंदर सुंदर फूल होंगे तो इन्हीं पर अनाज उगने वाला है, और इस वजह से किसान बेहद खुश हो जाता है। श्रावण महीना ये त्योहारों का महीना होता है, इसीलिए बच्चे लोगों को स्कूल से थोड़ा सा जल्दी जाने के लिए मिलता है, बच्चे भी खुश होते हैं। ये माहौल एकदम रिमझिम रिमझिम गिरने वाले बारिश का होता है। तो इस श्रावण महीने में धरती के सारे बच्चे खुश हो जाते हैं, किसान हो या फिर नन्हे मुन्ने बच्चे जो स्कूल जा रहे वो। तो फुला मुलान तो न असतो श्रावण, मातीचे हो मंगल तन मन। धूप छाव का खेल इस श्रावण महीने में देखने के लिए मिलता है। श्रावण महीने में धरती हरियाली से भरी हुई रहती है। किसान की मेहनत इस खेत में फूलों के या अनाज के रूप में रंग लाती हुई रहती है। ये धन धान्य किसान के मेहनत के वजह से हवा में लहलाते हैं। धरती की सुंदरता को देखकर सब लोग स्तब्ध हो जाते हैं। और चैतन्याचे फिरे सुदर्शन, भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाकर जैसे सारे लोगों के दुखों का नाश किया था, यहां पर ये हरी भरी धरती, इसमें आए हुए सुंदर सुंदर क्रॉप्स, ये देखकर किसान के भी सारे दुख दूर हो जाते हैं। और इसीलिए चैतन्याचे फिरे सुदर्शन, ये धन धान्य, ये हवा पर डोलने वाले जो खेत है, ये एक अच्छा सुदर्शन, एक अच्छाई का दर्शन किसान को मिलता है। किसान बहुत खुश हो जाता है क्योंकि आज उसके मेहनत के वजह से ये अनाज रूपी मोतियों के सुदर्शन सबको होने वाले हैं। तो इसीलिए कवि यहां पे कहना चाहते कि हम सब मिलकर यहां पर मेहनत करें और इस धरती को सुजलाम सुफलाम बनाएं। अब आगे क्या कहा है देखिए दोस्तों, या हातानी यंत्र डोलते, श्रम शक्तीचे मंत्र बोलते, उद्योगाचे चक्र चालते, आभाळावर उत्क्रांतीचा घुमवूया ललकार। श्रमशक्ती म्हणजे कार्यशक्ती, स्ट्रेंथ ऑफ वर्क, मेहनत, उत्क्रांति विकास, जो धीरे धीरे होने वाला जो चेंज होता है ना, उसे उन्नति, विकास, इवोल्यूशन कहा जाता है। ललकार म्हणजे पुकार। तो क्या कहा है इन 4 लाइन में, देखते हैं हम लोग। भारत देश के उज्जवल भविष्य का सपना कवि ने हमारे आंखों के सामने प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि भारत ये कृषि प्रधान देश है, मगर यहां पर उद्योग धंधे मतलब इंडस्ट्रीज चलती है, कारखाने चलते, जिसमें हजारों कामगार यहां पर काम करते हैं। वो मेहनत कर रहे हैं और इन्हीं मशीन्स को वो चला रहे हैं। जैसे किसान खेत में काम करता है, मजदूर खेत में काम करता है, कारखानों में कामगार वैसे ही काम कर रहे हैं। इन कारखानों में उनके मेहनत के वजह से ये यंत्र डोलने लगते हैं, यंत्र चलने लगते हैं। प्रगति, ये यंत्र के जो पहिए हैं, ये पहिए प्रोग्रेस के पहिए हैं। यंत्र जब चलते हैं तो बच्चों उसमें से होने वाला जो आवाज है वो कवि को इतना पवित्र लगता है कि कवि कहता है कि यह आवाज केवल आवाज नहीं है, ये मशीन द्वारा बोले गए मंत्र है, और हर मंत्र इंसान के खुशहाली के लिए है। तो ये खुशहाली का मंत्र है। कवि आगे कहते हैं कि ये श्रम शक्ति का जो मंत्र है वो हमारे देश को आगे ले जाने वाला है। अगर ये इंडस्ट्रीज, ये कारखाने ऐसे ही चलते रहेंगे तो जरूर हमारा देश जो है वो महासत्ता बन जाएगा। और इसीलिए अपने देश को आगे ले जाने के लिए हमें भी उसमें कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, हमें भी अपना सहभाग उसमें देना चाहिए।
ठीक है, कवि यही कहना चाहते हैं कि ये जो चेंज है ये ऑल ऑफ सडन होने वाला नहीं है दोस्तों, ये धीरे धीरे होने वाला विकास है, ये उत्क्रांति है। और इसीलिए जब हम मेहनत करेंगे तो हमारा देश जो है उसका नाम जो है वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो हम सब मेहनत का जय जयकार करें, नए इन्वेंशन करें और इस मेहनत से हमारे देश को हम आगे ले चलें। अब इन 4 लाइन में क्या कहा है दोस्तों, हम लोग देखते हैं। हजार आम्ही एकी बळकट, सर्वांचे हो एकच मनगट, शक्तीची ही झडते नौबत, घराघरातून जन्म घेत से तेज नवा अवतार। बळकट म्हणजे मजबूत, कणखर, स्ट्रॉन्ग। बळकट म्हणजे मजबूत, स्ट्रॉन्ग। मनगट मतलब रिस्ट। रिस्ट मतलब क्या है ना दोस्तों, ये जो कलाई होती है ना, ये हाथ, यहां पर ये जो एरिया होता है इसे बोला जाता है रिस्ट, मनगट। शक्तीची ही जडते नौबत। नौबत का अर्थ होता है मोठा नगारा, बट यहां पर उसका मीनिंग है काल, प्रसंग, स्थिति, परिस्थिति। बहुत आसान है बच्चों। तेज म्हणजे लकाकी, चमक, लस्टर, एकदम आसान शब्द है। अवतार, अवतार म्हणजे रूप, अवतार म्हणजे रूप। चलो देखते इस 4 लाइन में क्या कहा है। कवी ने आपल्या देशाच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न रेखाटताना एक मंत्र दिलेला है। कवि ने हमें एकता का मंत्र दिया है, एकता की ताकत हमें सिखाई है। कवि कहते हैं कि हमारा देश विविधता से भरा हुआ है। यहाँ पे वेश, भाषा, धर्म, त्योहार, कितनी सारी विविधताएं हैं, मगर इन विविधताओं के वजह से बच्चों हम बटे हुए नहीं है, तो हम जुड़े हुए हैं। यही विविधता हमारी ताकत है। इस विविधता के वजह से हमारी एकता बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। भले ही हम अलग अलग प्रांत में रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग पहनावे हैं, मगर फिर भी हम सब एक है। और इस वजह से हमारे हाथ बलशाली है, शक्तिशाली है। और इसी मेहनत के वजह से, इसी बलशालीपन के वजह से, इसी एकता के वजह से आज तक कितने कठिन प्रसंग को हमने हराया है। हमारी एकता के वजह से हम आगे बढ़ते आए हैं। पूरी दुनिया हमारी इस एकता के ताकत को देख चुकी है और इसी एकता से हमारे देश की प्रोग्रेस होने वाली है। यही एकता अगर अखंड रहेगी तो भारत का दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा। हमारी शक्ति मतलब हमारी एकता है। यह एकता की भावना लोगों के दिलो दिमाग पर है, दिलो दिमाग पर छाई हुई है। और इसी वजह से कवि कहते हैं शक्तीची ही झडते नौबत। यहां पे जन्म लेने वाला हर एक बच्चा तेजस्वी है, प्रबल इच्छा शक्ति के साथ वो जन्म लेने वाला है। भारत भूमि की रक्षा करने के लिए घर घर में नई पीढ़ी निर्माण होगी और अपने शक्ति से, अपने कार्य से, अपने विजय का अवतार पूरे दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगी। यह कवि की आशा है। और इसी वजह से कवि कहना चाहते हैं कि सामर्थ्यशाली बालक इस देश का भविष्य उज्जवल बनाएंगे। यही एक पॉजिटिव अप्रोच कवि ने यहां पर दिया हुआ है। अब आखिरी 4 लाइन्स। या विश्वाची विभव संपदा, जपू वाढवू आम्ही लाखदा, हस्त शुभंकर हवा एकदा, भविष्य उज्ज्वल या देशाचे, करूया जय जयकार। विश्व मतलब यूनिवर्स, जग, सृष्टि। ये तो बहुत आसान शब्द है बच्चों। विभव म्हणजे वैभव, ऐश्वर्य, प्रॉस्पेरिटी, बहुत आसान। संपदा म्हणजे संपत्ति, वेल्थ। और हस्त, ये शब्द तो मैं बताने के पहले ही आपको पता रहेगा। हस्त मतलब हाथ, कर, कर मतलब हैंड। भविष्य उज्ज्वल, उज्ज्वल म्हणजे प्रकाशमान, तेजस्वी, ब्राइट। तो देखते हैं इन 4 लाइन्स में क्या कहा है। अपना भारत जो है ना बच्चों, उसको हजारों वर्षों का इतिहास है। भारत भूमि ये सबसे प्राचीन भूमि है, अति प्राचीन, उच्च है। कृषि संस्कृति, श्रम प्रतिष्ठा और एकजुटीचे सामर्थ्य, जो मैंने आपको प्रस्तावना में कहा था, कृषि संस्कृति, श्रम प्रतिष्ठा, एकजुटीचे सामर्थ्य, इन मूल्यों के वजह से अपने देश का नाम पूरे दुनिया में आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। और कवि इसीलिए कहते कि ये परंपराएं हमें आगे भी बरकरार रखनी है। इन परंपराओं की रक्षा हमें करनी है,
इन्हें हमें और बढ़ाना है और इसीलिए कृषी संस्कृती, श्रम प्रतिष्ठा आणि एकजुटीचे सामर्थ्य ही मूल्य आपण मनापासून जपली पाहिजे। इन मूल्यों को बढ़ाने वाला, इस वैभवशाली परंपरा को संभालने वाला एक कल्याणकारी हाथ हमें जरूरी है और ये नई पीढ़ी का हाथ है। जब नई पीढ़ी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देगी तभी इस देश का भविष्य उज्जवल होगा और ऐसे उज्जवल देश का जय जयकार हम ही नहीं तो पूरी दुनिया कहेगी। सब लोग मिलकर बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। हर एक के दिल में हमें ये उमंग निर्माण करनी है, यह आप लोगों को याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़े से टर्म्स, टेक्स्ट बुक के नीचे की कुछ बातें। सबसे पहले श्रम शक्तीचे मंत्र, ये संकल्पना है क्या? शेतातील शेतकरी, कारखान्यातील कामगार, कष्टकरी यांच्या मेहनतीने देशाची प्रगती। ये तो सिंपल बात है बच्चों, किसान और कारखाने में काम करने वाले कामगार, इनके मेहनत के वजह से देश की प्रगति होती है। इन किसानों का आवाज, इन मेहनत करते हुए यंत्रों का आवाज, यही श्रम शक्ति का मंत्र है। ठीक है। हस्त शुभंकर, हस्त मतलब हाथ और शुभंकर मतलब पवित्र। जब हजारों हाथ इकट्ठा आते हैं ना तो कोई भी कार्य आसानी से हो जाता है और देश को आगे लेके जाने के लिए ऐसे ही पवित्र हाथों की जरूरत है। आखरी, आभाळावर उत्क्रांतीचा घुमवूया ललकार। उत्क्रांति मतलब हळूहळू झालेला योग्य बदल, धीरे धीरे होने वाला एक पॉजिटिव चेंज। अपने देश को अगर हमें प्रोग्रेस के रास्ते पर लेके जाना है तो अच्छे वैल्यूज चाहिए और अच्छे वैल्यूज हमें हर एक के अंदर लाना जरूरी है, इनकलकेट करना जरूरी है। ही मूल्य आभाळापर्यंत जाऊ द्या, ये मूल्य, ये वैल्यूज आसमान के ऊंचाई को छू ले, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, क्रिटिकल एप्रिसिएशन। क्रिटिकल एप्रिसिएशन थोड़ा फटाफट बता देता हूं मैं। यहां पे आप लोग देखो, पहला और दूसरा क्वेश्चन कंपलसरी है 2 मार्क के लिए। कविता के कवि किशोर पाठक, याद है ना आप लोगों को? 1 मार्क आपको मिलने वाला है इससे। और हरे रंग के दिखने वाले कोई भी 4 में से कोई भी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6 मार्क के लिए। तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं इनको। पहला है कवितेचे कवि, आप सबको पता है कवि है किशोर पाठक। कवितेचा विषय है देश का भविष्य उज्जवल करना, इतना ही नहीं तो पूरे विश्व में अपने देश का नाम बढ़ाना। और ये कौन करेगा? तो नई पीढ़ी। नई पीढ़ी नए युग में ये काम करेगी, एकता के साथ। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन दोनों में अपना एफर्ट्स डालेगी, इन दोनों में अपनी ताकत डालेगी। उनके विचारों से क्रांति होने वाली है, ये यहां पर बताया हुआ है। कविता में दिए हुए शब्दों के अर्थ, 4 शब्द पूछे जाते हैं दोस्तों, यहां पे मैंने 6 बता दिए हैं। मंगल मतलब पवित्र, ये मार्च 2020 में पूछा गया था। तन शरीर, शेत शिवार, शिवार मतलब खेत फार्म। विभव वैभव प्रॉस्पेरिटी, हस्त हाथ हैंड, श्रम कष्ट मेहनत। वैभव और हाथ ये दोनों जुलाई 2022 में पूछे गए थे। अब आगे बढ़ते, कविता आवडण्याचे कारण। कविता आपको अच्छी ही लगनी चाहिए दोस्तों। अगर आप लोग लिखोगे कि ये कविता मुझे अच्छी नहीं लगती तो आपको बहुत डिटेल में लिखना होगा और अगर वो जस्टिफाइड नहीं रहेगा तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अच्छी है कविता कह के आप लोग आगे बढ़ सकते हो। तो यहां पर क्या बताया, देखिए ये कविता मुझे अच्छी लगी क्योंकि कवि ने नए पीढ़ी के मन में देश के प्रति अपनेपन की भावना निर्माण की है और नए पीढ़ी को देश के प्रोग्रेस की प्रेरणा दी है। सिर्फ प्रेरणा देकर वो रुके नहीं है, तो उन्होंने वो प्रेरणा अचीव कैसे करें इसका रास्ता बताया है। इसका रास्ता आपको पता ही है, कृषि संस्कृति, श्रम प्रतिष्ठा, एकजुटीचे सामर्थ्य, है ना? वही बातें हैं यहाँ पे दोस्तों। और इसीलिए हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए, तभी अपने देश का भविष्य उज्जवल होगा। ऐसा आशावाद, पॉजिटिविटी यहां पर बताई है। कविता से मिलने वाला संदेश कि इस देश के मिट्टी में हमारा जन्म हुआ, ये देश हमारा है और इसीलिए इसका प्रोग्रेस हमारी जिम्मेदारी है और इसको आगे लेके जाने के लिए, देश को प्रोग्रेस के रास्ते पर लेके जाने के लिए हम सब लोगों को एकता के साथ मिलजुल कर काम करना होगा। अपने मेहनत से खेती में मोती उगाने होंगे, ऐसा संदेश कवि ने इस कविता में दिया है। तो बस इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है दोस्तों। फिर मिलेंगे ऐसी कोई नई कविता में, तब तक के लिए जय हिंद। और याद रखिए, पढ़ेगा इंडिया तभी ना आगे बढ़ेगा इंडिया।